हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने लेखांकन शब्दावलियों को पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने 7 एक लेखांकन शब्दावलियां पढ़ी थी। आज की इस वीडियो में भी हम लोग लेखांकन शब्दावलियों को देख रहे हैं। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को कहा था कि इन शब्दार्थों का सही अर्थ आप लोगों को आना बहुत जरूरी है। जब तक आप इनका सही अर्थ नहीं जान पाएंगे तब तक शायद लेखा शास्त्र की विषय वस्तु को समझने में आपको उतनी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए इन शब्दार्थों का सही अर्थ आना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसलिए अपने सिलेबस को स्टार्ट करने से पहले इन शब्दार्थों का अर्थ बताना उचित समझा। आज की इस वीडियो में भी ये 7 आपके लेखांकन शब्दों का क्या अर्थ है ये हम लोग समझते हैं। मैंने इसको उदाहरण सहित बताया है, तो कंप्लीट वीडियो को देखें। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन उनको टाइम से मिल सके। देखें, आज की वीडियो स्टार्ट करें। सबसे पहले कौन सा शब्द लेते हैं अपन, कौन सा? माल। माल किसे कहा जाए? इसको इंग्लिश में हम गुड्स बोलते हैं। आपको इनके सब टर्मिनोलॉजी के इंग्लिश मीनिंग भी आना चाहिए क्योंकि सारी की सारी अकाउंटिंग आपको इंग्लिश में ही करनी है। तो धीरे धीरे हम लोग आपके कौन सा अपनी वोकैबुलरी को भी बढ़ाएं, जो भी टर्म्स हैं उनका इंग्लिश आपके कौन सा मीनिंग भी आपको आना चाहिए। किसे कहा जाए माल? माल से आशय उन सभी वस्तुओं से है जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्रय की जाए। ऐसी सभी वस्तुएं जिनका खरीदने का उद्देश्य क्या है? पुनः बेचना, विक्रय करना। अगर विक्रय के उद्देश्य से कोई चीज खरीदी जाती है तो उसे माल कहते हैं। अथवा यूं कह रहे हैं कि विक्रय के लिए तैयार किए जाने वाले निर्मित माल आपके में कौन सा प्रयोग में की जाती है, तो वो सभी वस्तुएं क्या कहलाती हैं? आपके माल यानी गुड्स कहलाती हैं। एक व्यापारी जो क्रय विक्रय करता है, माल खरीदता है, बेचता है, तो उसने जो आपके कौन सा माल खरीदा है, किस उद्देश्य से? बेचने के उद्देश्य से खरीदा है, तो वो वस्तु ही क्या कहलाएगी? माल यानी गुड्स कहलाएगा। अगर कोई निर्माता वस्तु का निर्माण करके बेचता है तो प्रश्न आ रहा है कि निर्माण के लिए उसने जो आपकी कौन सा वस्तुएं आपकी खरीदी हैं, निर्मित वस्तु करी है, वो आपके क्या कहलाएगी? व्यापार के लिए माल, क्योंकि उसका उद्देश्य निर्माण करके बेचना है, तो वो सभी वस्तुएं भी माल की कैटेगरी में आएंगी। एक एग्जाम्पल के रूप में अपन समझते हैं कि फर्नीचर का व्यापारी द्वारा बेचने के लिए खरीदी गई कुर्सी, टेबल, मेज क्या है? माल। फर्नीचर का व्यापारी है, फर्नीचर बेचता है, इस उद्देश्य से उसने कुर्सी, टेबल, मेज खरीदा, तो ये उसके व्यापार के लिए माल है। यदि ये कुर्सियां, टेबल, मेज का निर्माण कर बेचता है तो इसके निर्माण में काम में आने वाली सभी वस्तुएं भी क्या है? माल कहलाएगी। जैसे निर्माण में आने वाली आपकी लकड़ी, कील या आपके किसी प्रकार का फेविकोल या अन्य प्रकार की कोई सामग्री जो इसके निर्माण में काम में आई है, तो वो सभी वस्तुओं को भी अपन माल की श्रेणी में रखते हैं। परंतु अगर व्यापारी अगर इन चीजों का उपयोग आपके व्यापार के उपयोग के लिए खरीदता है, मान लो व्यापारी ने कुछ फर्नीचर ऐसा खरीदा जो अपनी दुकान के लिए खरीदा है, वो बेचने के लिए नहीं खरीदा, ग्राहक आएंगे, बैठेंगे, इस उद्देश्य से उसने कुछ फर्नीचर खरीदा है व्यापारिक उपयोग के लिए, तो फिर वो माल नहीं है, क्योंकि उसका उद्देश्य उसको बेचना नहीं है, वो उसका उद्देश्य उसको व्यापारिक क्रियाओं में काम में लेने का है। तो ऐसा फर्नीचर व्यापार की क्या बन जाएगा? संपत्ति बन जाएगा। तो प्रश्न आता है कि अगर उद्देश्य खरीदने का, वस्तुओं को खरीदने का उद्देश्य बेचना है, तो ऐसी समस्त वस्तुएं माल हैं। परंतु अगर इन वस्तुओं को व्यापार में उपयोग लेने का उद्देश्य है तो ऐसी समस्त वस्तुओं को संपत्ति कहा जाता है। माल का पुस्तकों में लेखा करने के लिए हम कभी भी माल खाता या गुड्स खाता नहीं खोलते हैं। इस माल को आपके पुस्तकों में लिखने के लिए ये कुछ खाते खोले जाते हैं, जिसमें क्रय खाता, परचेज अकाउंट, विक्रय खाता, सेल्स अकाउंट, क्रय वापसी खाता, परचेज रिटर्न अकाउंट, विक्रय वापसी खाता, सेल्स रिटर्न अकाउंट, और इसी प्रकार से स्टॉक, स्कंद या रहतिया, जिसको अपन स्टॉक के नाम से जानते हैं,
और इसी से समानांतर एक और आपके वर्ड आता है वस्तु सूची। ये व्यापक अर्थों में है, इसको इन्वेंट्री कहा जाता है। इन सभी आपके शब्दों को अब अपन एक एक करके विस्तार से समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं इसके अंदर क्रय परचेज किसे कहा जाए। क्रय का मतलब क्या है, परचेज का मतलब क्या है, और ये खाता पुस्तकों में कब प्रभावित करेंगे, इसके बारे में समझें। क्रय शब्द केवल उस माल को खरीदने के लिए प्रयोग किया जाता है जिसका उस व्यापार में आपके क्या किया जाता है, व्यापार किया जाता है, यानी उसको लाभ उद्देश्य से बेचा जाता है। व्यापार का उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो जिस उद्देश्य को आपके लाभ कमाने के उद्देश्य से जिस वस्तु को आप खरीद रहे हैं, लाभ कमाने के उद्देश्य से आप जिस वस्तु को बेचेंगे, उस वस्तु को अगर आप खरीद रहे हैं तो ऐसी वस्तु के लिए क्रय शब्द, क्रय खाता पुस्तकों में प्रभावित किया जाएगा। निर्माणी संस्थान है जो वस्तुओं का निर्माण करके आपके कौन सा बेचती है, तो ऐसी संस्थान की दशा में माल से आशय कच्चे माल से है, यानी उस वस्तु के निर्माण में काम में आने वाला कच्चा माल जो है वो माल की कैटेगरी में आएगा, जिसे निर्मित आपके करके कौन सा बेचा जाता है। व्यापारिक संस्थाओं में माल से आशय उन आपकी वस्तुओं से है जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदी जाती है। यह चीज मैंने आपको समझा दी। दोनों ही दशाओं में माल का आशय उन वस्तुओं से है जो लाभ पर बेचने के लिए खरीदी जाती हैं। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका क्रय का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, लाभ के उद्देश्य से बेचना नहीं है, तो फिर ऐसी वस्तुओं को क्रय की श्रेणी में नहीं लिया जाता। क्रय की श्रेणी में वो वस्तुएं तभी आएंगी जब इनको लाभ उद्देश्य से बेचने का उद्देश्य हो। एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं कि कपड़े का व्यापार आपका जो है, कपड़े का जो व्यापारी है कपड़ा खरीदता है, तो उस आपके कौन सा कपड़े को हम माल कहेंगे, क्योंकि कपड़े के व्यापारी ने कपड़ा बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। तो ऐसे माल के लिए पुस्तकों में क्रय खाता खोला जाएगा, और कौन से मूल्य से खोला जाएगा, क्रय मूल्य से खोला जाएगा। यहां पर क्रय मूल्य का मतलब है लागत मूल्य से। उस वस्तु को खरीदने में जो लागत आई है वही क्रय मूल्य है, उसी मूल्य से आपको कौन सा क्रय खाता पुस्तकों में खोलना है। परंतु यदि व्यापारी ग्राहक के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदता है तो उसे संपत्ति कहा जाएगा, और उसके लिए हम आपके फर्नीचर अकाउंट, संपत्ति के नाम से खाता खोला जाएगा। तो ये डिफरेंशिएट आपको करना आना चाहिए। तो व्यापारी अगर आपके कौन सा फर्नीचर खरीदता है किस लिए, व्यापारिक उपयोग के लिए, तो वो संपत्ति है, वो माल नहीं है। तो हर एक खरीदी गई वस्तु माल नहीं होती, हर एक खरीदी गई वस्तु संपत्ति नहीं होती। आपको उसका उद्देश्य समझना होगा। अगर खरीदी गई वस्तु को उद्देश्य क्या है, बेचना, तो वो आपके माल है, और ऐसे माल के लिए क्रय शब्द प्रभावित करेंगे, क्रय खाता खोला जाएगा। पर अगर संपत्ति आपने खरीदी है, यानी वस्तु जो खरीदी है वो व्यापारिक उपयोग के लिए खरीदी है, तो वो व्यापार की क्या कहलाएगी, संपत्ति, और ऐसी वस्तु के लिए संपत्ति खाता खोलेंगे। क्रय शब्द में नगद क्रय, उधार क्रय दोनों ही सम्मिलित हैं, यानी आप नगद खरीदें या उधार खरीदें, उसके लिए कॉमन वर्ड आएगा क्रय परचेज अकाउंट। अब बात आती है इसमें एक और वर्ड आता है क्रय वापसी, जो क्रय का ही आपका कौन सा सम्मिलित रूप है। नाम से स्पष्ट है, खरीदा माल लौटाना। कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपने माल खरीदा है वो किसी कारण से आपको समझ नहीं आया, या आपकी आवश्यकता के अनुसार नहीं है, आपके द्वारा ऑर्डर दिए गए अनुसार नहीं है, अच्छी क्वालिटी का नहीं है, टूटा हुआ आया, कोई सा भी रीजन हो, उसकी वजह से अगर आपने खरीदा हुआ माल वापस विक्रेता को लौटा दिया, तो ऐसा लौटाया गया माल के लिए जो अपन शब्द प्रभावित करेंगे पुस्तकों में, वो है क्रय वापसी। तो जब किसी कारण से व्यापारी खरीदा गया माल वापस विक्रेता को लौटा देता है, तो ऐसे लौटाए गए माल को हम क्रय वापसी कहते हैं। तो हम खरीदा हुआ माल वापस लौटा रहे हैं विक्रेता को, उसको इसके लिए जो वर्ड आएगा वो क्रय वापसी कहलाएगा। जब आपके ये किन कारणों से हो सकता है, भाई ऐसा क्या कारण है कि अपन माल लौटा रहे हैं,
जब माल दिखाए गए नमूने के अनुसार ना भेजा हो, माल खराब किस्म का हो, यदि माल खराब दशा में या रास्ते में खराब हो जाता है तो उस कारण से भेजा हो, या यदि बीजक मूल्य अधिक का लगा के दे दिया, यानी जितने रुपए का माल है उससे अधिक का बिल लगा के भेज दिया, तो उसके लिए भी सुधार के लिए हम क्रय वापसी की एंट्री करते हैं। यदि माल देर से भेजा गया, समय निकल जाने के पश्चात उस माल की अहमियत ही नहीं है हमारे लिए, या हमारे पास वो सौदा ही हाथ से निकल गया, तो फिर ऐसा माल वापस से लौटा दिया जाएगा। ऐसे लौटाए गए माल के लिए क्रय वापसी खाता वही लागत मूल्य यानी अपन के क्रय मूल्य, जिस मूल्य पर खरीदा था उसी मूल्य पर पुस्तकों में खोला जाता है। एक और नाम याद रखें, क्रय वापसी का एक और नाम है बाह्य वापसी, क्योंकि ये माल व्यापार से बाहर जा रहा है विक्रेता के पास, तो इसको रिटर्न आउटवर्ड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। तो जब भी आप प्रश्न करेंगे या प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो दोनों में से कोई एक नाम आएगा, पर दोनों के समानांतर अर्थ है, यानी यही अर्थ माना जाएगा क्रय वापसी का। तो इसका दूसरा नाम है रिटर्न आउटवर्ड यानी बाह्य वापसी। अब इसमें एक और शब्द समझते हैं, माल से संबंधित विक्रय, सेल्स। जैसा कि हमने समझा कि हमने उसी वस्तु को माल बोला है जिसका उद्देश्य क्या है, लाभ से बेचना। अब प्रश्न आ रहा है कि जो लाभ उद्देश्य से आप वस्तु बेच रहे हैं, ऐसे आपकी बेची गई वस्तु के लिए जो वर्ड आएगा वो है विक्रय, सेल्स। विक्रय से आशय उस मूल्य के बदले आपके माल अथवा सेवाओं का स्वामित्व ग्राहकों को हस्तांतरित करना है। जब व्यापारी माल को लाभ उद्देश्य से अपने ग्राहक को बेचता है और ग्राहक से उसका विक्रय मूल्य प्राप्त करता है, तो ऐसे लेन देन को ही क्या कहते हैं, विक्रय यानी सेल्स कहते हैं। और ऐसे व्यवहार को जब पुस्तकों में लिखना है तो कौन सा खाता खोला जाएगा, विक्रय खाता खोला जाएगा, विक्रय मूल्य से। व्यापारी माल के साथ उसका स्वामित्व भी क्रेता को हस्तांतरित कर देता है। विक्रय का उद्देश्य क्या है, या विक्रय का जो व्यवहार है उसमें केवल माल देना नहीं है, माल का जो स्वामित्व है उसका अधिकार भी हम क्रेता को हस्तांतरित कर देते हैं। इसी में एक और विशेषता आपको याद रखनी है कि विक्रय व्यवहार के लिए पुस्तकों में कौन सा खाता खोलेंगे, विक्रय खाता। और कौन से मूल्य से खोला जाएगा, विक्रय मूल्य से। क्रय करते वक्त तो अपन ने लागत मूल्य, क्रय मूल्य से लिखा था। अब ये विक्रय मूल्य क्या होता है, अगर लागत में लाभ जोड़ दें तो कौन सा मूल्य बनता है, विक्रय मूल्य बनता है। तो विक्रय खाता पुस्तकों में विक्रय मूल्य से खोला जाता है, ये ध्यान रख लेना। क्रय खाता क्रय मूल्य से, विक्रय खाता विक्रय मूल्य से। क्रय मूल्य में लाभ जोड़ दें तो विक्रय मूल्य बन जाता है। तो ये विशेषता भी आप लोगों को याद रखनी है इसके संदर्भ में। इसमें एक बात और जोड़ें, मैंने स्टार्टिंग में व्यापारिक लेन देन पढ़ाते समय आपको विस्तार से बताया है कि वस्तु सेवा सुविधा का आदान प्रदान होता है। जरूरी है कि व्यापारी माल बेचे, माल के अलावा हो सकता है कि ऐसा संस्थान है जो सेवाएं प्रदान करता है। तो जो सेवाएं आपने प्रदान करी है प्रतिफल स्वरूप, उन आपकी सेवाओं के बदले प्राप्त हुए पैसे को भी अपन रेवेन्यू आगम के रूप में क्या करते हैं, पुस्तकों में शामिल करते हैं। तो कहने का मतलब यह हो गया कि सेल्स, अगर आपने वस्तुएं दी है बदले में प्रतिफल प्राप्त किया है तो वो भी विक्रय है। सेवाएं प्रदान करी है और बदले में उसने आपने कौन सा प्रतिफल नगद के रूप में, आयगम के रूप में प्राप्त किया है, तो उसको भी विक्रय माना जाएगा, उसको भी विक्रय की श्रेणी में रखा जाएगा। ऐसी चीजों के लिए भी सेल्स अकाउंट अपन प्रभावित करेंगे। अब बात आती है कि विक्रय खाता माल विक्रय के लिए ही खोलते हैं, न कि संपत्ति विक्रय के लिए। देखो आप यहां पर समझ लेना, संपत्ति का अपन ने क्या मतलब समझा था अभी, कि अगर आपने वस्तुएं खरीदी हैं किस उद्देश्य से, बेचने के उद्देश्य से, तो वो माल है। और ऐसे ही माल को जब अपन बेचते हैं तो विक्रय खाता प्रभावित होता है। पर अगर आपने कोई वस्तु खरीदी है, उसका उद्देश्य क्या है, व्यापार में काम में लेना, उपयोग में लेना, तो वो वस्तु व्यापार की क्या बन गई, संपत्ति। तो अगर आपने ऐसी कोई संपत्ति बेची है तो उसको विक्रय नहीं बोलेंगे, उसके लिए संपत्ति खाता ही खोला जाएगा। ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो विक्रय खाता किसके लिए खोलेंगे, उस माल के लिए
जो कि बेचने के उद्देश्य से खरीदा गया है, न कि उस संपत्ति के लिए जो पुरानी हो गई और बेच दी। तो ऐसे के लिए अपन विक्रय खाता नहीं खोलेंगे, उसके लिए संपत्ति खाता ही खोला जाएगा। अब इसको अपन एक और शब्द देखें कि विक्रय शब्द में नगद विक्रय और उधार विक्रय दोनों ही शामिल हैं। यानी अगर आप नगद का व्यवहार करें तो भी विक्रय आएगा, उधार का व्यवहार करें तो भी क्या आएगा, विक्रय। विक्रय से संबंधित एक और शब्दार्थ है विक्रय वापसी, यानी जिसको नाम दिया सेल्स रिटर्न। तो विक्रय वापसी का अभिप्राय क्या है? हमने जो ग्राहक को माल बेचा है, अगर ग्राहक को वो माल पसंद नहीं आया तो वो व्यापारी को किसी भी कारण से वो माल लौटा सकता है। तो व्यापार में ऐसा लौट कर आया हुआ माल विक्रय वापसी कहलाता है। ऐसे माल के लिए पुस्तकों में विक्रय वापसी खाता विक्रय मूल्य से खोला जाएगा। जिस मूल्य पर बेचा गया उसी मूल्य से खाता पुस्तकों में खोला जाएगा। और किस नाम से? विक्रय वापसी खाता, सेल्स रिटर्न अकाउंट, इस नाम से ये पुस्तकों में खाता खोला जाएगा। इसका एक एग्जांपल देखें कि भाई किस कारण से वो माल लौटा सकता है। कि सभी कारण में भी आपको पहले बताएं कि नमूने के अनुसार नहीं हो, माल खराब किस्म का हो, रास्ते में टूट फूट गया हो, आपने बीजक ज्यादा लगाकर दिया हो, या माल आपने देरी से भेजा हो, कोई भी कारण हो सकता है, उस कारण से वो माल लौटा देगा। कौन? ग्राहक हमें माल वापस लौटा देगा। तो ऐसा जो माल व्यापार में लौट कर आया वो व्यापार के लिए विक्रय वापसी यानी सेल्स रिटर्न कहलाएगा। इस सेल्स रिटर्न को, विक्रय वापसी को अंतः वापसी के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि व्यापार में माल लौट कर आया है तो ये अंत्य वापसी है। रिटर्न इनवर्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों आपके कौन सा अर्थ आप लोगों को याद रखने, दोनों का समान अर्थ है। यदि बेचते वक्त व्यापारिक बट्टा आपके काटा गया है, विक्रय के व्यवहार में अगर आपके बेचते वक्त व्यापारिक बट्टा काटा है तो लौट कर आए माल के संबंध में भी आपको बट्टा काट कर ही प्राप्त करना है। अब एक और वर्ड आता है इसमें, स्कंद या रहतिया, जिसको बोला गया स्टॉक। स्टॉक का क्या मतलब है, स्कंद का क्या अभिप्राय है, जरा देखें। रहतिये का अर्थ व्यापारी के यहां, ये व्यापारी कौन है? जो क्रय विक्रय का काम करता है, माल निर्माण नहीं करता, ये खरीदता है बेचता है, खरीदता है बेचता है और अपना लाभ जोड़ लेता है, उसे व्यापारी बोलते हैं। तो व्यापारी के यहां वर्ष के अंत में बचे उस माल से है जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से क्या किया गया हो, खरीदा गया हो। तो ऐसे माल को ही स्कंद या रहतिया बोलते हैं। और इंग्लिश में इसको अपन क्या बोलते हैं, स्टॉक। रहतिये का मूल्यांकन यानी किस मूल्य पर आपके पुस्तकों में रहतिये को लिखा जाए, बचे हुए माल को लिखा जाए आपके व्यापारी के यहां, तो उसके बारे में है कि रहतिये का मूल्यांकन लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो भी कम हो उस पर उसका लेखा किया जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। 1 नंबर के वो आपके कौन सा एमसीक्यूज में, शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछा जाएगा, तो आपको इसको याद रखना है। वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में आपके पास जो रहतिया उपलब्ध है वो प्रारंभिक रहतिया कहलाता है, और वित्तीय वर्ष के अंत में जो आपके पास रहतिया है उसको हम अंतिम रहतिया कहते हैं। अब प्रश्न आ रहा है कि ये वित्तीय वर्ष क्या है? अकाउंटिंग ईयर बोला जाता है इसको, और अकाउंटिंग का ईयर इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग 1 अप्रैल से आपके अकाउंट प्रारंभ होंगे और अगले वर्ष की 31 मार्च को खाते बंद होंगे। इस 12 महीने की अवधि को ही वित्तीय वर्ष कहते हैं, और इस 12 महीने की अवधि के लिए ही लेखा पुस्तकें लिखी जाती हैं, और हर एक 12 महीने के पश्चात पुस्तकें नहीं लिखी जाएंगी। यानी 12 महीने के लिए ही आपको लेखा पुस्तकें लिखनी है। तो वर्ष के प्रारंभ में यानी 1 अप्रैल को आपके पास जो रहतिया है, माल है, उसे ही क्या बोलेंगे, प्रारंभिक रहतिया। और वर्ष के अंत में 31 मार्च को जो माल आपके पास बच गया उस माल को बोलेंगे अंतिम रहतिया। तो स्टॉक के संदर्भ में हमने क्या समझा कि एक व्यापारी जो खरीदता बेचता है उसके यहां पर वर्ष के अंत में न बिका हुआ माल रहतिया स्टॉक कहलाता है। और इसके लिए हम पुस्तकों में स्टॉक खाता खोलेंगे, रहतिया खाता खोलेंगे। किस मूल्य पर खोलेंगे? लागत या बाजार मूल्य दोनों में से जो कम है उस पर खोला जाएगा। वर्ष के अंत का रहतिया क्या कहलाता है? क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया। और यही रहतिया अगले साल के प्रारंभ में प्रारंभिक रहतिया बन जाता है,
ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब इसी में एक और शब्दार्थ और समझते हैं, वस्तु सूची यानी इन्वेंट्री। इसका क्या अभिप्राय है? वस्तु सूची को यानी इन्वेंट्री को हम थोड़ा व्यापक अर्थों में लेते हैं। इसमें व्यापारी के यहां बचा हुआ माल और निर्माता के यहां बचा हुआ माल, दोनों मालों को अपन शामिल करते हैं, उसे ही इन्वेंट्री कहा गया। वस्तु सूची से आशय उस समस्त बचे हुए माल वस्तुओं से है जो पुनः विक्रय के उद्देश्य से खरीदी गई थी। ऐसी समस्त वस्तुओं को ही वस्तु सूची या इन्वेंट्री कहा जाता है। इसमें व्यापारी व निर्माता, व्यापारी वो जो खरीदता बेचता है, निर्माण नहीं करता, निर्माता जो निर्माण करके वस्तु को बेचता है, दोनों के यहां बचे हुए माल वस्तुओं को क्या किया जाता है? शामिल किया जाता है। स्टॉक के अंदर तो केवल व्यापारी का बचा हुआ माल था, परंतु इन्वेंट्री में दोनों प्रकार के आपके व्यक्तियों के यहां बचे हुए माल वस्तुओं को इन्वेंट्री कहा जाता है। व्यापारी के यहां न बिका हुआ माल रहतिया कहलाता है, जिसे वस्तु सूची में भी क्या करते हैं? शामिल करते हैं। और निर्माता के यहां पर 3 प्रकार का माल बचा हुआ होता है, जिसको वस्तु सूची के अंदर कौन सा शामिल किया जाता है? निर्माता कौन है? जो कच्चे से पक्का माल बनाता है फिर वस्तु को बेचता है, वो निर्माता है। तो ऐसे निर्माता के यहां 3 प्रकार की आपके कौन सा स्टॉक देखने को आपको मिलेगा। कच्चे माल की वस्तु स्थिति यानी वो माल, वो कच्चा माल जो काम में नहीं आया। मान लो कोई बेकरी का आपका प्रोडक्शन करता है, बेकरी हाउस है, तो वहां पर आपके कौन सा बिस्कुट वगैरह बनते हैं, तो उसके लिए मैदे का उपयोग होगा। तो मैदा कच्चा माल है, मैदे की 100 बोरियां खरीदी, साल भर में काम आई आपके केवल 90, 10 बोरी बच गई। तो ये जो 10 बोरी बची वो कच्चा माल है, ना काम में आया कच्चा माल, ये भी स्टॉक की कैटेगरी में आएगा। प्रश्न आता है कि एक और एग्जांपल लें, अर्धनिर्मित माल की वस्तु सूची। ऐसा माल जो पूर्ण रूप से निर्मित नहीं, यानी बेकरी के अंदर आप बिस्कुट का प्रोडक्शन करते हैं, क्रीम वाले बिस्कुट बनाते हैं, मान लो बिस्कुट बनकर रेडी है, पर वर्ष के अंत में अभी इन बिस्कुट पर क्रीम लगना बाकी है, यानी बिस्कुट का पूर्ण निर्माण नहीं हुआ है जो आप वस्तु बनाने जा रहे हैं, तो ये अर्धनिर्मित वस्तु कहलाएगी। ऐसी वस्तु को भी अपन कौन सा इन्वेंट्री की कैटेगरी में रखेंगे? ये कहलाएगा अर्धनिर्मित माल, अधूरा माल, जो आधा अधूरा बना हुआ है वो। तीसरी कैटेगरी आती है आपके निर्मित माल की वस्तु सूची, यानी ऐसा माल जो बनकर तो तैयार हो गया पर वर्ष के अंत तक बिका नहीं। तो ऐसा निर्मित माल जो बच गया है, नहीं बिका है, उसको भी अपन कौन सा इन्वेंट्री की सूची में रखते हैं। तो व्यापारी के यहां पर न बिका हुआ माल और निर्माता के यहां बचा हुआ, यह तीनों माल आपकी वस्तु सूची के अंतर्गत आता है। वस्तु सूची का मूल्यांकन लागत मूल्य या वसूली मूल्य, दोनों में से जो कम हो उस पर किया जाता है। इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। वसूली मूल्य का मतलब है कि अगर वस्तु को बाजार में बेचा जाए तो उससे कितना रुपया वसूल होगा, वो मूल्य और लागत मूल्य दोनों इसमें अपन कंपैरिजन करेंगे। जो भी मूल्य कम हो उस पर उसका मूल्यांकन किया जाएगा। तो इस प्रकार से स्टॉक और इन्वेंट्री आपको समझना है, दोनों अलग अलग हैं। इन्वेंट्री में स्टॉक शामिल है, इन्वेंट्री में स्टॉक शामिल है, और स्टॉक किससे संबंधित है? व्यापारी से संबंधित है। और इन्वेंट्री किससे संबंधित है? ये दोनों से संबंधित है, व्यापारी और कौन सा? निर्माता से। तो इस दृष्टिकोण से माल को लेकर ये 7 शब्दार्थ हम लोगों के काम में आएंगे। आपको इसका सही अर्थ आना चाहिए। इनसे संबंधित आपके कौन सा, मैंने आपके वर्ड्स आपको बता दिए कि जब भी आप व्यवहार में इन शब्दों को देखेंगे तो इनको इसी अर्थ में आपको समझना है। नेक्स्ट जो आप लोगों के लिए वीडियो में लेकर आ रहा हूं वो भी लेखांकन शब्दावलियों को लेकर है। लेखांकन शब्दावलियों में लेनदार, देनदार, प्राप्य विपत्र, देय विपत्र, डूबत ऋण, व्यापारिक प्राप्ताएं, व्यापारिक देयताएं किसे कहा जाए, ये और कुछ लेखांकन शब्दार्थ हैं जो हम लोगों को आने चाहिए। तो इस नेक्स्ट वीडियो को भी आप कंप्लीटली देखें ताकि इन लेखांकन शब्दों का सही अर्थ हम लोग समझ सकें और विषय वस्तु जो लेखा शास्त्र से संबंधित है उसको सही अर्थ में हम लोग यूज में ले सकें। थैंक यू।